हेलो एवरीवन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके कंपनी के रिवीजन का नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, इससे हम लोगों ने पढ़ा था कि मेन हमारा फोकस था बायबैक, एसपी अकाउंट और डिबेंचर इससे पहले क्लास में। अब हम लोग पढ़ेंगे मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का मीटिंग कैसे होता है। अभी आपने एसआर नाम सुना, स्पेशल रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। सर वो होता क्या है वो भी तो बता दो। इस लेक्चर में आपको सब चीज पता चल जाएगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखेंगे, मीटिंग ऑफ द कंपनी से आपका एक क्वेश्चन 8 नंबर का आना कंपलसरी है। चाहे वो नोटिस का हो सकता है, चाहे मोड हो सकता है, आएगा ही आएगा भाई। चीज समझ गए तुम लोग चीज को। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा। मीटिंग द कंपनी, जनरल मीटिंग आपके इंटरनल सिलेबस में है, इंटरमीडिएट के, और बोर्ड जो मीटिंग है फाइनल के सिलेबस में है अभी। ठीक है, तो इंटर के सिलेबस में जनरल मीटिंग है। जनरल मीटिंग आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एजीएम, एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक होता है एनुअल जनरल मीटिंग, एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है सर, समझ के आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कोई भी मीटिंग करने के लिए सामने वाले को बताना पड़ता है। यहां बताने का बोलोगे नोटिस ऑफ द मीटिंग अंडर सेक्शन 101, नोटिस देना पड़ेगा सामने वाले को। ठीक है, नॉट लेस देन क्लियर 21 डेज इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक। भाई कम से कम 21 दिन पहले तो नोटिस दे दो। ठीक है, समझ गए इस चीज को। लेकिन आप चाहे तो शॉर्टर नोटिस भी दे सकते हो, 21 दिन कम में भी नोटिस दे सकते हो। इन केस ऑफ द एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग के केस में, अगर जो 95% मेंबर्स इंटाइटल टू वोट है वो अगर एग्री कर देते हैं, मतलब सर पहला आप बोल रहे हो कि 21 दिन के अंदर, मेरे को 21 दिन से पहले मेरे को नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है सर, मान लिए। लेकिन 21 दिन से पहले भी कम कर सकते हो उसको, 14 दिन, 10 दिन, 5 दिन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन अगर एनुअल जनरल मीटिंग के केस में, तो उस केस में 95% ऑफ मेंबर्स हु इज इंटाइटल्ड टू वोट मस्ट बी एग्री, अगर वो चीज को एग्री कर देते हैं। ठीक है, दूसरा चीज अदर देन एजीएम, मतलब ईजीएम है सर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। उस केस में अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल है, तो 95% ऑफ द वोटिंग राइट्स और साथ ही साथ मेजोरिटी ऑफ द मेंबर इसको एग्री करना चाहिए। और कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है तो 95% ऑफ द वोटिंग राइट्स, अगर ये आपका एग्री करते हैं तो हाँ भाई तुम शॉर्टर नोटिस दे सकते हो। समझ गए इस चीज को। ठीक है, वॉट आर द कंटेंट ऑफ नोटिस। सर नोटिस में क्या क्या बताएगा, बताएगा भाई किस प्लेस में तुम्हारा मीटिंग होना है, डेट कौन सा दिनांक है, कौन सा दिन है, कहां कौन से आवर में होगा, बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड, आपका ऑर्डिनरी बिजनेस होगा कि स्पेशल बिजनेस होगा ये भी बताना पड़ेगा। और प्रॉक्सी क्लॉजेस क्या करेंगे, कौन कौन मेरे प्रॉक्सी रहेंगे, और एजेंडा में क्या क्या चीज डिस्कस करूंगा, ये सब चीज भी मुझे बताना पड़ेगा कंटेंट ऑफ द नोटिस में। समझ गए इस चीज को। सर दो प्रकार के आपके बिजनेस होते हैं। ठीक है, काम करने वाला धंधा वाला बिजनेस नहीं, यहाँ पास किसकी बात चल रही है, कंपनी के मीटिंग की बिजनेस। एक ऑर्डिनरी बिजनेस होता है, स्पेशल होता है। ऑर्डिनरी काम नाम से समझ आ रहा है कि जो चीज हमको रेगुलर करना पड़ता है, स्पेशल मतलब एकदम स्पेशली होता है। अब ध्यान से समझिएगा, ऑर्डिनरी बिजनेस होता है और हर साल एजीएम में होना कंपलसरी है, टू बी डन एवरी ईयर ऑन अ एनुअल जनरल मीटिंग। क्या क्या करोगे, चार बातें तुम मेनली करोगे। कंसीडर करोगे, एडॉप्ट करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, बोर्ड रिपोर्ट को, और बोर्ड रिजोल्यूशन को, और ऑडिट रिपोर्ट को। समझ गए इस चीज को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट को हर एजीएम में एडॉप्ट और कंसीडर किया जाएगा। डिविडेंड का डिक्लेरेशन हर साल ईजीएम में, इस चीज का जो बात है वो ईजीएम में कंक्लूड होना चाहिए, एजीएम में सॉरी कंक्लूड होना चाहिए। समझ गए इस चीज को। रिटायरमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर को रिटायर कर रहे हो, अपॉइंट कर रहे हो, वो भी आपका एनुअल जनरल मीटिंग में बात को छेड़ना चाहिए भाई। और अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग ऑफ द रेम्युनरेशन ऑफ द ऑडिटर, ये अपॉइंट करोगे और रेम्युनरेशन को फिक्स करोगे ऑडिटर का, ये भी तुम्हारा डिसाइड होगा। ऑर्डिनरी बिजनेस में चार बातें सर, एडॉप्ट करोगे, कंसीडर करोगे किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, बोर्ड रिपोर्ट को, और ऑडिटर रिपोर्ट को, डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड, रिटायरमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स, एंड अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग रेम्युनरेशन ऑफ द ऑडिटर। ये चार बातें आपको करना है। एक चीज ध्यान रखेंगे कि ऑर्डिनरी बिजनेस के केस में आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं देना पड़ता, सिर्फ और सिर्फ स्पेशल बिजनेस के केस में देना पड़ता है। सर अब स्पेशल बिजनेस क्या, तो भी बता दो। तो सुनो ध्यान से, स्पेशल बिजनेस वो होता है जो अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस है, चाहे तो एनुअल जनरल मीटिंग में, चाहे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में भी हो सकता है। लेकिन ध्यान देना कि जो स्पेशल बिजनेस है, इन चार को छोड़े कुछ भी तुम काम कराते हो तो इसके लिए आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा। समझ गए, सिर्फ नोटिस के साथ एनेक्स होना चाहिए। ठीक है, अब जो एनेक्स रहेगा उसमें पूरे के पूरे मटेरियल फैक्ट तुम्हारे डिस्क्लोज होने चाहिए, जैसे कि नेचर ऑफ इंटरेस्ट, फाइनेंशियल और अदरवाइज ऑफ एवरी डायरेक्टर केएमपी रिलेटिव ऑफ बोथ। मतलब इस काम कर रहे हो तो डायरेक्टर का क्या इंटरेस्ट है, उसको फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, केएमपी का, उसके रिलेटिव क्या, ये तुमको बताना पड़ेगा। और हर वो मैटर एंड अदर पॉइंट्स which enables members to understand the business and take decision, मतलब हर वो मैटर जो अंडरस्टैंड करने के लिए अनेबल करता है मेंबर्स को कि वो समझ आ जाए चाहिए, वो सब मैटर भी आपको डालना पड़ेगा। गॉट माय पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अगर आप नोटिस पोस्ट के थ्रू सेंड करते हैं तो इट सेल बी इफेक्टेड आफ्टर 48 आवर्स ऑफ द पोस्टिंग। मतलब अब आपको 21 दिन काउंट करने वाला जब दिन आएगा ना, तो 48 आवर्स के बाद आप पॉइंट काउंट करेंगे 21 डेज को। समझ गए इस चीज को, पोस्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो एक केस लॉ में इसको 48 आवर्स बताया गया। समझ गए। और सेक्शन 8 कंपनी केस में 14 डेज का क्लियर नोटिस लगता है, 21 डेज यहां पास नहीं लगता, कितना लगता है, 14 डेज का लगता है। ओके, चल
चलो आगे बढ़ते हैं। नोटिस किन को दिया जाएगा सर? सीधी सी बात है, हर मेंबर है इंक्लूडिंग लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ऑडिटर और डायरेक्टर, इन तीनों को नोटिस दिया जाएगा। समझिए इस चीज को। हु कैन कॉल मीटिंग, कौन कौन मीटिंग को कॉल कर सकता है भाई? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकते हैं बोर्ड रिजोल्यूशन के थ्रू, मेंबर्स कर सकते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग मेंबर्स करेंगे अंडर सेक्शन 100। ट्रिब्यूनल भी बुला सकता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और एनुअल जनरल मीटिंग, ट्रिब्यूनल है भाई, बुला सकता है जब जरूरत पड़ेगा। समझिए इस चीज को। सर अब बताइए कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द रिजोल्यूशन। आप लोग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पढ़े हैं, स्पेशल रिजोल्यूशन पढ़े, एक और स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन होता है। ध्यान से सुनिएगा। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मतलब होता है कि हम समझते हैं 50%, लेकिन उसका डेफिनेशन क्या है? वोट कास्ट इन फेवर इज मोर देन वोट कास्ट अगेंस्ट। जितना तुम्हारा वोट कास्ट फेवर आ रहा है वो ज्यादा होना चाहिए जितना तुम्हारा अगेंस्ट आया। पहला डेफिनेशन समझ गए इस चीज को। स्पेशल रिजोल्यूशन क्या बोलते हैं? वोट कास्ट इन फेवर इज एटलीस्ट 3 टाइम्स मोर देन द वोट कास्ट अगेंस्ट। 3 गुना ज्यादा होना चाहिए तुम्हारे अगेंस्ट से वोट से। समझ गए इस चीज को। और स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन क्या होता है? बहुत महंगा सिचुएशन, जैसे डीमर्जर मर्जर सिचुएशन होता है, उस केस में रिजोल्यूशन इज डीम्ड टू बी पास्ड इफ इट हैज बीन एग्रीड बाय द पर्सन 75% इन वैल्यू एंड 51% इन नंबर, लाइक अ मर्जर। इस केस में आपको स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन बोला जाता है। समझ गए इस चीज को। सर अब इलेक्ट्रॉनिक मोड में अगर नोटिस देना है तो कुछ कुछ बातें तो ध्यान रखनी पड़ेगी। ये आता है भाई क्वेश्चन। any communication sent by the company on authorized secure computer program which is being capable of producing confirmation and keeping record, इसको आप इलेक्ट्रॉनिक मोड बोलते हो। मतलब कोई भी कम्युनिकेशन चैनल जिसमें कंपनी सेंड करता है और सिक्योर कंप्यूटर प्रोग्राम होना चाहिए, ठीक है, कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग कंफर्मेशन बताएगा कि हाँ उसको गया कि नहीं गया, ठीक है, और कीपिंग रिकॉर्ड करने के लिए मेनली आप आज के डेट में जीमेल करते हो ना, वो भी ये माना जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मोड के लिए, ठीक है। अब प्रोसीजर फॉर सेंडिंग नोटिस, ये इंपॉर्टेंट है आपको, ये आता है इलेक्ट्रॉनिक मोड से नोटिस करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर। ध्यान सुनिएगा। नोटिस में बी सेंड थ्रू मेल एज अ टेक्स्ट और अटैचमेंट और इन इलेक्ट्रॉनिक लिंक और यूआरएल। समझिए इस चीज को। जो नोटिस होगा वो मेल के थ्रू हो सकता है एज अ टेक्स्ट में लिख के दे दो, अटैचमेंट के थ्रू दे दो, या तो इलेक्ट्रॉनिक लिंक दे दो या तो यूआरएल दे दो, कोई दिक्कत नहीं इस चीज में, ठीक है। ईमेल सेल एड्रेस टू द पर्सन हु इज इंटाइटल्ड टू रिसीव सच नोटिस, जिसको नोटिस है उसी सबको एड्रेस होगा ईमेल। समझिए इस चीज को। सब्जेक्ट टू द स्टेट, ठीक है, सब्जेक्ट जो है आपका जो मेल का जो सब्जेक्ट है वो बताएगा कंपनी क्या नाम है, नोटिस बताएगा किस टाइप ऑफ मीटिंग होने वाला है, ऑर्डिनरी होने की स्पेशल होने वाला है, प्लेस और डेट क्या होगा आपके शेड्यूल मीटिंग का, ये भी बताएगा, ठीक है। द अटैचमेंट सेल बी इन पीडीएफ फॉर्म नॉन एडिबल फॉर्मेट, ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना कि वर्ड फाइल नहीं होगा भाई, एडिट नहीं होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्म आपका एडिट नहीं होता है। गॉट माय पॉइंट, ठीक। कंपनी शुड इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर इज कैपेबल टू ट्रैक रिकॉर्ड्स एंड प्रूफ ऑफ सेंडिंग, सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए भाई जो ट्रैक कर सके रिकॉर्ड, किसको भेजे किसको नहीं भेजे, और गया है कि नहीं गया ये भी, ये जीमेल अच्छे से करता है आज के डेट में। समझ गए इस चीज को। कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ द ट्रांसमिशन बियॉन्ड कंट्रोल, भाई अगर नहीं जा पा रहा है मेल, नहीं जा पा रहा है नोटिस, जो कंपनी के कंट्रोल से बियॉन्ड है, तो कंपनी उस चीज के लिए लायबल नहीं है। गॉट माय पॉइंट, ठीक है। अगर इफ मेंबर फेल्स टू प्रोवाइड करेक्ट और अपडेट ईमेल, कंपनी इज नॉट लायबल फॉर नॉट डिलीवरिंग ऑफ अ नोटिस, भाई तूने अपना गलत ईमेल एड्रेस दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो हमारी जवाबदारी नहीं उस चीज में, कंपनी चीज बोलेगा। गॉट माय पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। मे सेंड ईमेल, ठीक है, एजेंट के थ्रू दे सकता है, इन हाउस फैसिलिटी के थ्रू सकता है, और थर्ड पार्टी एजेंसी। इतना सारा मेल है मैं नहीं भेजता, मैं किसी इन हाउस करा लिया, खुद ही कर लिया, या तो एजेंट को बुला लिया, तो थर्ड पार्टी किसी एजेंसी को दे दिया ईमेल वाला, समझ गए। और जो ईमेल रहेगा मस्ट बी इन रीडेबल फॉर्म, रेसिपिएंट शुड ऑब्टेन रिटेन द कॉपी। रीडेबल मतलब भाई कोडिंग लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए, समझ गए इस चीज को, कोडिंग लैंग्वेज में होना चाहिए, मतलब रीडेबल फॉर्म में होना चाहिए, और शैल बी पेस्ड इन अ कंपनीज वेबसाइट, उसको वो कंपनी के वेबसाइट में भी डालना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए इस चीज को। मतलब नोटिस सेंड करने के लिए कुछ कुछ बातें ये हैं कि मेल एज अ टेक्स्ट करना है, अटैचमेंट और इलेक्ट्रॉनिक लिंक में दे दो भाई, ईमेल जो रहेगा उस सब पर्सन को जाएगा, उसको एंटाइटल टू रिसीव है, ठीक है सर, समझ गए। और आगे बढ़ते हैं। बताएगा कंपनी का नाम क्या है, कौन से कंपनी नोटिस आया है, टाइप ऑफ मीटिंग क्या होगा आप लोग का, प्लेस और डेट क्या होगा, शेड्यूल का ही बताएगा। पीडीएफ फॉर्म में तुम्हारा अटैचमेंट होना चाहिए, सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए कंपनी के पास जो ट्रैक कर सके रिकॉर्ड को, प्रूफ ऑफ सेंडिंग को, ठीक है। कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर बियॉन्ड द कंट्रोल काम होता है, ठीक है, मतलब मेरे कंट्रोल में नहीं है भाई, मैंने अपना काम कर दिया, लेकिन मेरे कंट्रोल में नहीं है तो उस चीज में मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अगर कंपनी ने मेंबर ने गलत डाटा दिया, नॉन अपडेटेड जीमेल एड्रेस दिया, तो कंपनी इस चीज में लायबल नहीं होगा, ठीक है। कंपनी चाहे तो ईमेल को इन हाउस फैसिलिटी, एजेंट और थर्ड पार्टी एजेंसी के थ्रू भी कर सकता है। ध्यान रखेंगे जो आप सामने को नोटिस भेज रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मस्ट बी इन रीडेबल फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। और रिसिपेंट उसको ऑब्टेन करेगा और रिटेन कर सकता है कॉपी को। ऐसा नहीं है कि डिसअपीयरिंग मैसेज का भी कॉन्सेप्ट चल रहा है व्हाट्सएप में, 24 घंटे मैसेज डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है, सामने डिलीट कर दे, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। कॉपी को रिटेन करने की क्षमता होनी चाहिए किसके पास, सॉफ्टवेयर के पास। समझ गए इस चीज को। सेल बी प्लेस्ड इन अ वेबसाइट, डन। अब चलिए सर, कोरम ऑफ द मीटिंग क्या होता है ये बता दिया सेक्शन 103 में। कोरम मतलब क्या होता है, मिनिमम नंबर पर्सनली प्रेजेंट टू स्टार्ट जनरल मीटिंग सो दैट द बिजनेस कैन बी बेटर। मेरे पास 10,000 मैनेजर हैं, 2 ही लोग आए हैं,
तो मीटिंग क्या मैं चालू कर दूं? नहीं कर सकते, यही प्रोविजन सेक्शन 103 बताएगा, ठीक है। इन केस ऑफ द पब्लिक कंपनी, अगर आपके पास 1000 मेंबर तक है तो आपको 5 मेंबर चाहिए पर्सनली प्रेजेंट होने के लिए मीटिंग में, ठीक है। और 1000 से 5000 मेंबर तो 15 चाहिए मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, मोर देन 5000 30 मेंबर इतने होंगे तभी मीटिंग स्टार्ट होगा, अदरवाइज मीटिंग स्टार्ट नहीं होगा। समझ गए? प्राइवेट कंपनी केस में मिनिमम 2 चाहिए आप लोग को। गॉट माय पॉइंट? अब देखिए मीटिंग मैंने चालू कर दिया, कितना वेट करूंगा? ज्यादा ज्यादा आधा घंटा। इफ कोरम इज नॉट फुलफिल्ड विद इन हाफ एन आवर में किए तो भाई जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, जो मेंबर ने कॉल किया था, तुम खुद बुलाए, तुम खुद नहीं आते, कैंसल, खत्म कहानी, नहीं होगा मीटिंग। लेकिन अदर केस में उसको एडजर्न मान लिया जाएगा, पोस्टपोन मान लिया जाएगा, और पोस्टपोन होगा तो सेम डे इन नेक्स्ट वीक इन सेम टाइम एंड सेम प्लेस को आप चाहे तो बदल सकते हैं, मतलब सेम टाइम सेम जगह वाला हिसाब है यहाँ पास। समझ गए इस चीज को? अगले हफ्ते के लिए एडजर्न हो जाएगा। समझ गए इस चीज को? ओके। अदर इंपॉर्टेंट, नोटिस नॉट लेस देन 3 डेज, 3 डेज में दोगे एडजर्न मीटिंग का नोटिस, ठीक है। और भाई सर अगर एडजर्न मीटिंग में भी नहीं आए कोरम तो जितने लोग आए उतने को मान लिया जाएगा कोरम फुलफिल हुआ है। इफ ऑल्सो ऑन एडजर्न मीटिंग कोरम इज नॉट फुलफिल्ड, प्रेजेंट मेंबर विल बी ट्रीटेड एज अ कोरम। मतलब सर कोरम मतलब ये कि मिनिमम नंबर चाहिए कुछ मेरे को, तो ताकि हम क्या कर सके, मीटिंग को स्टार्ट कर सके। प्राइवेट कंपनी में 2 होता है, पब्लिक कंपनी में 3 केस होता है। 1000 तक मेंबर है आप लोग के तो उस केस में आपको लगेगा 5, 1000 से 5000 तक के रेंज में तो 15, मोर देन 5000 है तो 30 मेंबर लगे हैं। समझ गए इस चीज को? और अगर नहीं आते, कोरम फुलफिल नहीं होता हाफ एन आवर में, तो उस केस में ईजीएम है जो आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, वो आपका क्या हो जाएगा, वहां पास डिसमिस हो जाएगा। और लेकिन जो आपका अदर है, अदर कौन सा है आपका, एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग ही होगा, वो एडजर्न हो जाएगा अगले हफ्ते में के लिए। समझ गए इस चीज को? और अगले हफ्ते में भी अगर नहीं होता कोरम फुलफिल तो जितने मेंबर उसको मान ले जाएगा ये कोरम है। कितने बार पोस्टपोन करोगे? समझ गए इस चीज को? चलिए आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन ऑफ द जनरल मीटिंग, सेक्शन 104, ठीक है। जनरल मीटिंग में कोई चेयरमैन होगा ना भाई, जो कुर्सी में बैठ के चीजों को होस्ट करेगा, वरना ये लोग तो लड़ाई झगड़ा चालू कर देंगे, ठीक है। रेगुलेटेड बाय द आर्टिकल, ठीक है, रेगुलेटेड बाय आर्टिकल होगा, ठीक है। चेयरमैन अपॉइंट करेंगे। इफ डेजिग्नेटेड दैट चेयरमैन इज नॉट प्रेजेंट, मेंबर पर्सनली, अगर वो प्रेजेंट नहीं होता तो मेंबर है वो इलेक्ट कर देंगे वन ऑफ देम बाय शो, हाथ उठा के, भाई मिस्टर ए को बनाना है, इतने लोग हाथ उठाए, मतलब ऐसे हाथ उठा के आप चेयरमैन बना सकते हो, ठीक है। और अगर शो ऑफ हैंड्स नहीं है तो आप पोल का भी डिमांड कर सकते हो। चीजों को समझ गए इस चीज को? ठीक है। जब तक पोल रिजल्ट नहीं आता तब तक ना चेयरमैन जो शो ऑफ हैंड से बना है वही पावर में रहेगा, ठीक है। टिल पोल रिजल्ट इज अनाउंस, शो ऑफ हैंड चेयरमैन विल रिमेन इन अ पावर। ओके, समझ गए इस चीज को? इफ डेजिग्नेटेड, अब अचानक से भाई चेयरमैन अराइव हो जाता है तो जो इलेक्टेड किए थे उसको हटा दो। मतलब क्या हो सकता है भाई, गाड़ी पंचर हो गया, चेयरमैन को नहीं आ पा रहा था, तो लोग मीटिंग चालू करने करके इलेक्ट कर दे, उन्हीं में से बीच में पंचर बना क्या 2 घंटे बाद, तो उसमें उसको वैकेंट करना पड़ेगा पोजीशन। समझ गए इस चीज को? सर प्रॉक्सी क्या होता है? यस, प्रॉक्सी क्लॉज आपने पढ़ा है कंटेंट ऑफ द नोटिस में। क्या होता है, कोई मेंबर अगर नहीं आ पा रहा है तो उसको प्रॉक्सी बैठाने की अधिकार है। अब सुनिए ध्यान से, एनी पर्सन कैन बी प्रॉक्सी फॉर मैक्सिमम 50 मेंबर्स एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल मोर देन 10%। अगर शेयर कैपिटल अगर 10% तक नहीं है ना तो एक पर्सन है ना वो जाके 50 मेंबर का प्रॉक्सी बन सकता है। समझ गए इस चीज को? लेकिन अगर मोर देन 10% होल्डिंग है तो एक सिंगल पर्सन के लिए अपॉइंट होगा और किसी और के लिए नहीं हो सकता। समझ गए इस चीज को? इसी से कोई बड़ा चीज नहीं है। अब राइट सुनिए, अटेंड कर सकता है जनरल मीटिंग को, कैन डिमांड पोल और कैन वोट ऑन द पोल, बट उसको बोलने का अधिकार नहीं। तेरे को नहीं पता तू अटेंड करने मीटिंग आया, बस लिख के जा और बताना सामने वाले। समझ गए इस चीज को? और शो ऑफ हैंड में तुम वोट नहीं कर सकते। रेस्ट्रिक्शन क्या है? सेक्शन 8 कंपनी कैन नॉट अपॉइंट प्रॉक्सी, और कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल वो भी प्रॉक्सी नहीं कर सकता, ठीक है। और जो तुम्हारा प्रॉक्सी का डॉक्यूमेंट रहेगा 3 दिन पहले नोट इंस्पेक्शन के लिए होना चाहिए। समझ गए इस चीज को? इंस्पेक्शन अलाउड बिफोर द 24 आवर्स कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग, 24 घंटे पहले उसको अलाउ कर देना चाहिए, ठीक है। अगर गवर्नमेंट यहाँ पास आपका कंपनी मेंबर है, ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनी अपॉइंट करेगा एक रिप्रेजेंटेटिव को, जा भाई तू मीटिंग को अपॉइंट कर। तो प्रॉक्सी नहीं बोलेंगे, एक रिप्रेजेंटेटिव बोलेंगे। समझ गए इस चीज को? रेस्ट्रिक्शन ऑफ द वोटिंग राइट, AOM restrict from voting if any call amount has not been paid। कोई है तूने कॉल अमाउंट अभी तक पे नहीं किया तो वोट नहीं करेगा, मीटिंग सुन वोट मत करना। समझ गए इस चीज को? ठीक है। और किसी के पास मोर देन 1 वोट है, मतलब डिफरेंशियल राइट्स है, तो जरूरी नहीं है कि वो सब पूरा करे, ठीक है। मेंबर्स हैविंग मोर देन 1 वोट हैज नॉट नीड टू यूज ऑल ऑफ हिज वोट्स, पूरे वोट को देने का जरूरत नहीं उसको। समझ गए इस चीज को? अब बताओ सर मेथड ऑफ वोटिंग क्या होता है? एक होता है शो ऑफ हैंड, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक में, ठीक है मेरे, एक होता है पोल, एक होता है पोस्टल बैलॉट। समझ गए इस चीज को? तो ध्यान से सुनिएगा, शो ऑफ हैंड क्या होता है? when only when there is no demand for poll or electronic vote, chairman will declare either resolution is passed on show of hand or otherwise, entry will take in effect in minutes book as an evidence। जब तक कोई डिमांड नहीं कर रहा है ना पोल, ठीक है ना, सब कोई हाथ से, कौन बनेगा भाई डायरेक्टर, मिस्टर ए के लिए कौन कौन हाथ उठाते हैं, ये शो ऑफ हैंड का किस्सा है। लेकिन कोई अचानक से पोल का डिमांड कर दिया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक। समझ इस चीज को? डिमांड बिफोर ऑन डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट में, रिजल्ट
चेयरमैन ऑर्डर टू टेक अ पोल, चेयरमैन ऑर्डर दे सकता है पोल के अपने खुद के मोशन पे, सो मोटो बोलते हैं, खुद से बोल दिया, या तो डिमांड में, किसके डिमांड में, दो केस होता है। अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल तो 1/10 ऑफ द वोटिंग राइट्स ऑफ द 5 लाख ऑफ द शेयर कैपिटल, इन लोगों ने अगर किसी में बोल दिया तो हाँ भाई पोल करना पड़ेगा। समझ गए इस चीज को, 1/10 मतलब 10% वाली बात हो गई वोटिंग राइट्स का, और 5 लाख ऑफ शेयर कैपिटल, इसमें प्रॉक्सी भी इंक्लूड रहेगा, चीज ध्यान रखोगे तुम लोग। और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल केस में 1/10 ऑफ द वोटिंग राइट्स, मतलब 1/10 ऑफ द वोटिंग राइट्स आपका मेन है। ओके, लेकिन प्रॉक्सी इसमें इंक्लूड रहेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब चीज ध्यान रखेंगे कि जो पर्सन पोल का डिमांड किया है तो चाहे विड्रॉ कर सकता है पोल को, डिमांड ऑफ पोल में बी विड्रॉन एनी टाइम हु डिमांडेड द पोल, ठीक है। मीटिंग एडजर्न और अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन शैल टेक इमीडिएटली अदर देन दिस विद इन 48 आवर्स। और जो आपका पोल है वो 48 आवर्स में, जो डिमांड पोल है ना वो आपका 48 आवर्स में कंक्लूड होगा, आप ये चीज समझिए। लेकिन जो मीटिंग को एडजर्न करना है और चेयरमैन को अपॉइंट करना है तुरंत के तुरंत होगा उसी मीटिंग में, बाकी सब चीज 48 आवर्स के बीच में होगा। समझिए इस चीज को। वोटिंग बाय वे ऑफ पोल, प्रोसीजर ऑफ पोल, प्रोसीजर क्या क्या होता है पोल में, एक चीज ध्यान रखेंगे, पोल करवा रहे हैं तो आपको एक स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करना पड़ेगा जो प्रोफेशनल होता है, सीएस, सीएससीएम या तो एडवोकेट, ठीक है। चेयरमैन सेल अपॉइंट पर्सन, और पर्सन एक या इससे ज्यादा, एज ही डीम्स नेसेसरी टू स्क्रूटनाइज वोट एंड इट्स प्रोसेस, ठीक है। खुद नहीं करेगा भाई, वो तो ऑब्जर्व करेगा ना, स्क्रूटनाइजर को अपॉइंट कर देगा, अब वो क्या क्या करेगा, ठीक है। बाकी सब चीज को चेयरमैन ये चीज देखेगा कि जो स्क्रूटनाइजर है ना उसको रजिस्टर ऑफ मेंबर मिला कि नहीं, स्पेसिमेन सिग्नेचर मिला कि नहीं, अटेंडेंस रजिस्टर, प्रॉक्सी रजिस्टर, ये सब चीज स्क्रूटनाइजर को मिला कि नहीं, कौन करेगा, चेयरमैन ये चीज इंश्योर करेगा। समझ गए इस चीज को। स्क्रूटनाइजर प्रोवाइडेड विद ऑल डॉक्यूमेंट रिसीव बाय द कंपनी, स्क्रूटनाइजर को पूरा डॉक्यूमेंट दो भाई जो कंपनी को रिसीव हुआ है, ठीक है। स्क्रूटनाइजर अरेंज विद द पुलिंग पेपर एंड डिस्ट्रीब्यूट देम, ठीक है। स्क्रूटनाइजर क्या करेगा, अरेंज करेगा पुलिंग पेपर को और डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। इन केस ऑफ द जॉइंट होल्डर, जॉइंट होल्डर में तो जिसका पहला नाम है उसको दोगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। समझ गए इस चीज को। पुलिंग होगा वो जो एमजीटी 12 में होगा। समझ गए इस चीज को। और जो स्क्रूटनाइजर है वो क्या करेगा, रिकॉर्ड्स को कीप करेगा, जो वोटिंग आया उसका रिकॉर्ड को कीप करेगा। स्क्रूटनाइजर जो है ना बॉक्स ओपन करेगा, जो पोल आया उसको बॉक्स को कैसे ओपन करेगा, 2 विटनेस के सामने, दो मेरे को गवाही चाहिए, ठीक है। लाइक आप बोर्ड का एग्जाम देने जाते हो तो उस केस में 2 का विटनेस लेते होंगे, आपको याद होगा इस चीज के लिए, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ द 2 विटनेस, ठीक है। स्क्रूटनाइजर क्या करेगा, सील करेगा और लॉक करेगा एम्प्टी पुलिंग बॉक्स को, एम्प्टी पुलिंग बॉक्स को सील करेगा, लॉक करेगा, वो विटनेस के सामने करेगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉक्सी के रिगार्डिंग इशू है, इसको प्रॉक्सी सही है कि गलत है, मतलब कुछ मामला थोड़ा उटपटांग चल रहा है, शक है उसके ऊपर, तो उसके वोट को नहीं लेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। समझ गए इस चीज को, ठीक है। अगर मेंबर ने वोट किया, इवन प्रॉक्सी अपॉइंटेड है, तो प्रॉक्सी का वोट काउंट नहीं होगा, मतलब मेंबर भी था प्रॉक्सी भी था उस चीज में, ठीक है, तो प्रॉक्सी का वोट काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। शेल काउंट, और जो आपका स्क्रूटनाइजर है वो काउंट करेगा और प्रिपेयर करेगा, रिपोर्ट देगा चेयरमैन को, और चेयरमैन को रिपोर्ट देगा, चेयरमैन को काउंटर साइन करेगा, ठीक है, और रिजल्ट डिक्लेयर करेगा राइटिंग बाय हिम और ऑथराइज पर्सन, लिखित में अपना रिजल्ट को डिक्लेयर करेगा, और एनी पर्सन ऑथराइज बाय हिम। समझ गए इस चीज को, ये चीज ध्यान रखेंगे। स्क्रूटनाइजर एमजीटी 13 में चेयरमैन को 7 दिन के अंदर रिपोर्ट को सबमिट करेगा। गॉट माय पॉइंट। चलो आगे पढ़ते हैं। वोटिंग बाय मोड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ द कंपनी हैविंग राइट टू वोट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, किसको किसको अधिकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा कौन कौन से क्लास ऑफ द कंपनी जिसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करना है। सर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मतलब क्या होता है, अ सिक्योर्ड सिस्टम बेस्ड प्रोसेस रिकॉर्ड वोट इन फेवर एंड अगेंस्ट विद एडिक्वेट साइबर सिक्योरिटी। ऐसा सिक्योर सिस्टम है जो रिकॉर्ड करेगा कि किसने फेवर में वोट किया है, किसने अगेंस्ट में वोट किया है, विद इन साइबर सिक्योरिटी, एडिक्वेट साइबर सिक्योरिटी उसके पास होना चाहिए, ठीक है। और जो नोटिस जाएगा ना क्लियरली स्टेट करेगा, नोटिस इज ट्रांसलेटेड विद इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, नोटिस बताएगा भाई कि हमारा जो वोटिंग है ना इलेक्ट्रॉनिक मोड में वोट होगा, ठीक है। फैसिलिटी ऑफ ई वोटिंग, पोस्टल पोल सेल भी ऑल्सो अवेलेबल, ये भी आपको अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। मेंबर्स हु वोटेड बाय ई वोट हैज राइट टू अटेंड मीटिंग बट नॉट टू वोट अगेन, ठीक है। जो मेंबर्स है उसको, जो ई वोट कर चुके हैं, मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, लेकिन बाद और दोबारा तुमको वोट करने नहीं दिया जाएगा। समझ गए इस चीज को, नोटिस की बात बता रहा हूं। मतलब सर इलेक्ट्रॉनिक मीन में, अगर इलेक्ट्रॉनिक मीन में आप मीटिंग करना चाह रहे हो, वोटिंग करना चाह रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि हमको इलेक्ट्रॉनिक मोड में कर रहे हैं, बाकी फैसिलिटीज भी देनी पड़ेंगी। सर अगर कोई मेंबर वोट कर ले तो मीटिंग में पहुंचने का अधिकार है कि नहीं, हाँ पहुंच सकता है, कोई दिक्कत नहीं उस चीज को, लेकिन वोट दोबारा नहीं करेगा। एक बार तू वोट कर दिया तो बार बार वोट नहीं कर सकता, ओके। और यही बताएगा कि प्रोसेस और मैनर क्या होगा वोटिंग का, टाइम शेड्यूल क्या क्या रहेगा चीजों को लेकर, लॉग इन डिटेल क्या रहेगा, कोई थोड़ी कर देगा भाई मेल लॉग इन डिटेल चाहिए उसके लिए, पासवर्ड जनरेशन प्रोसेस भी बताना पड़ेगा उस चीजों को। समझ गए, ठीक है। और कंपनी इसके लिए पब्लिक नोटिस इशू करेगा 21 डेज बिफोर जनरल मीटिंग ए वर्नाकुलर डिस्ट्रिक्ट लेवल में इंग्लिश न्यूज़पेपर में, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। ई वोटिंग शैल ओपन नॉट लेस देन 3 days एंड शैल क्लोज एट 5 PM, ठीक है। नोटिस के 3 दिन पहले तक तो ओपन रहना चाहिए। समझ गए इस चीज को। 5 बजे खत्म होगा ऑन डेट ऑफ द प्रीसीडिंग द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। आज जनरल मीटिंग है तो आज कल जो हुआ था टाइम उससे 5 बजे खत्म होना चाहिए, मतलब टाइम दो ना भाई थोड़ा सा,
ठीक है। और काउंट होगा इन प्रेजेंस टू विटनेस हु इज नॉट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, जो वोट हुआ रहेगा वो काउंट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ टू विटनेस जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है। समझ गए इस चीज को। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसके लिए वन और मोर स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करेंगे, सीएस, सीएससीएम और एडवोकेट हो सकता है, ठीक है। और विद इन 3 days मीटिंग रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा चेयरमैन को। रिजोल्यूशन प्रपोज टू बी कंसीडर थ्रू वोटिंग बाय इलेक्ट्रो मींस नॉट टू बी विथड्रॉन। अगर आपने रिजोल्यूशन कोई पास हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स मोड से तो उसको आप विथड्रॉ नहीं कर सकते। गॉट माय पॉइंट। चलिए आगे बढ़िए। सर पोस्टल बैलॉट क्या होता है? इतने सारी चीजें पढ़ रहे हैं, शो ऑफ हैंड हो गया, डिमांड बाय पोल, इलेक्ट्रॉनिक, अब पोस्टल बैलॉट पढ़ लो। वोटिंग बाय पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मोड इंस्टेड ऑफ पर्सनली वोटिंग। पर्सनली वोट ना करके ना तुम पोस्टल बैलॉट में कर दो, पोस्ट के थ्रू कर दो, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, ये क्वेश्चन आपका फंसता है कि व्हाट आर द बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड इन अ पोस्टल बैलॉट ओनली। कुछ कैसे ट्रांजेक्शन पोस्टल बैलॉट में होना चाहिए। तुमको ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द एमओए को अल्ट करना है, अल्टरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द एमओए, एओए को अल्ट करना है, और जिसमें तुमको रिमूवल और इंसर्शन करना है प्राइवेट कंपनी का नाम, चेंज ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड लिमिट ऑफ एनी सिटी, चेंज इन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी हैविंग इशू मनी फ्रॉम पब्लिक एंड स्टिल हैज अनयूटिलाइज्ड द मनी, ठीक है। इसमें ध्यान से समझिएगा, आप ऑब्जेक्ट बदलना चाह रहे हो, कंपनी के पास पैसा है पब्लिक के लिए, अभी तुम यूटिलाइज नहीं किए हो, तो भाई ऑब्जेक्ट बदलने के लिए थोड़ा सा पोस्टल बैलॉट में तो टाइम देना पड़ेगा ना, ठीक है। डिफरेंशियल शेयर अगर इशू करना है, राइट्स में अगर वेरिएशन करना है, बाय बैक करना है, ठीक है, इलेक्शन ऑफ द डायरेक्टर करना है, सेल और होल सब्सटेंशियल और होल अंडरटेकिंग, ठीक है, लोन और गारंटी देना चाहते हो, ठीक है, एक्सेस लिमिट से, तो उस केस में ये सब चीजों को आपको पोस्टल बैलॉट में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। समझ गए इस चीज को। और ओपीसी और प्राइवेट कंपनी आर नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट थ्रू पोस्टल बैलॉट। कौन किसको किसको ट्रांसलेट करने का? जो ओपीसी और प्राइवेट कंपनी है उसको जरूरी नहीं है कि आप पोस्टल बैलॉट से ट्रांसलेट करें, ठीक है, समझिए। कंपनी में अदर देन जो ओआर है, ऑर्डिनेशन को छोड़ के अगर पोस्टल बैलॉट के थ्रू हो रहा है तो जो डायरेक्टर है और जो ऑडिटर है उसको अधिकार है कि वो मीटिंग में सुनवाई सुन सकता है। समझ गए इस चीज को। सर प्रोसीजर ऑफ द पोस्टल बैलॉट भी बता दीजिए, ठीक है। पोस्टल बैलॉट का प्रोसीजर क्या होता है? नोटिस टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को नोटिस दो, विद ड्राफ्ट रिजोल्यूशन, हम यही रिजोल्यूशन पास करना चाहते हैं, पूरा मैटर बता दो, ठीक है। रिक्वेस्ट करो उनको कि भाई अपना मंजूरी दो या तो नाम मंजूरी दो, ठीक है, 30 दिन के अंदर। समझ इस चीज को। नोटिस चाहे तो स्पीच पोस्ट में भी जा सकता है, रजिस्टर्ड पोस्ट में जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी जा सकता है, कुरियर में भी जा सकता है, ठीक है। और एडवर्टाइज करेंगे वर्नैकुलर न्यूज़पेपर में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में और इंग्लिश न्यूज़पेपर में, उसमें बताएगा किस दिन वोटिंग चालू होगा और किस दिन खत्म होगा। और साथ ही साथ इसको वेबसाइट में आपको प्लेस करना पड़ेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेम स्क्रूटाइजर अपॉइंट करेगा। भाई एक चीज ध्यान से सुनेंगे, जो पोस्टल बैलॉट आएगा ना वो डिफेज नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, और नाम आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए शेयर होल्डर को, मतलब बिना नाम के आना चाहिए। समझ गए इस चीज को, ठीक है। स्क्रूटनाइजर और मेंटेन करेगा मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड को, विद इन 7 days सबमिट करे रिपोर्ट को और रिजल्ट को वेबसाइट में भी प्लेस करेगा। गॉट माय पॉइंट। समझ गए इस चीज को, ठीक है। तो ये आपका 4 प्रकार का जो मेनली जो आपका वोटिंग होता है, ठीक है, मेथड्स ऑफ आपका मेथड्स ऑफ वोटिंग होता है, शो ऑफ हैंड, इलेक्ट्रॉनिक मिल, पोल और पोस्टल बैलॉट। शो ऑफ हैंड तो कभी पूछेगा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मिल, ठीक है, पोल और पोस्टल बैलॉट ये आपको पूछ सकता है, ठीक है। इसका प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक मिल तो भाई इनका फेवरेट है, पूछते ही रहता है प्रोसीजर, ठीक है। समझ गए। सर आप 2 मीटिंग बताए सर, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी में, क्या होता है बता दीजिए, सुनिए ध्यान से। एनुअल जनरल मीटिंग नाम से समझ आ रहा है कि सर हर साल होना चाहिए, ठीक है। एवरी कंपनी अदर देन ओपीसी शैल होल्ड ईच ईयर, ठीक है, हर साल उनको एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करना पड़ेगा, और एक एजीएम से दूसरे एजीएम के बीच में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 6 महीने के अंदर तुम्हारा एनुअल जनरल मीटिंग हो जाना चाहिए, ठीक है। और आरओसी में एक्सटेंड टाइम नॉट मोर देन 6 मंथ, ठीक है। अगर लगता है कि भाई जेन्युइन कर रहा है तो आरओसी उसको 3 महीना तक बढ़ा सकता है एक्सटेंड। सर एक बार और ध्यान सुनिएगा, हर कंपनी अदर देन 1% कंपनी शैल होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग ईच ईयर, और एक एनुअल जनरल मीटिंग और दूसरे एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। और जिस दिन तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ उसमें 6 महीने के अंदर तुम्हारा हो जाएगा, मतलब सितंबर में हो जाना चाहिए भाई, और चाहे तो दिसंबर तक तुम्हारा एक्सटेंड कर सकता है आरओसी, इसको 3 मंथ्स बोलते हैं। समझ गए इस चीज को। ये हो गया नॉर्मल एनुअल जनरल मीटिंग। फिर होता है कॉन्सेप्ट ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग मतलब मैं आज ही मैं इनकॉर्पोरेट हुआ हूँ, समझ गए इस चीज में, तो क्या मेरे में लागू होगा, आपके में फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग का कॉन्सेप्ट लागू होगा। कैसे में? विद इन 9 फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, पहला फाइनेंशियल ईयर जिसमें क्लोज हुआ है आपका, बने वहां के 9 मंथ के अंदर आपको फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप उस साल में अगर होल्ड करके रख दे तो ऊपर वाला मीटिंग या ये वाला मीटिंग आपको होल्ड करने की जरूरत नहीं है। समझ गए इस चीज को। और कोई फर्दर एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा इसके लिए। समझ गए इस चीज को। एनुअल जनरल मीटिंग कब होगा भाई? 9 से लेके 6 बजे तक, मतलब बिजनेस आवर, अदर देन नेशनल हॉलिडे। नेशनल हॉलिडे में नहीं होगा एनुअल जनरल मीटिंग। समझ गए इस चीज को, ठीक। क्या ट्रिब्यूनल के पास अधिकार है एनुअल जनरल मीटिंग बुलाने का? यस,
एज पर द सेक्शन 97 व्हेन ट्रिब्यूनल डीम्स फिट एंड मीटिंग हेल्ड अंडर सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी एजीएम अंडर 96। ध्यान सुनेगा, ट्रिब्यूनल के पास हाँ प्रॉपर अधिकार है कि वो मीटिंग बुला सकता है एजी अंडर सेक्शन 97, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ट्रिब्यूनल को जैसा लगता है वो कर सकता है, और जहां पास जो मीटिंग होगा उसको मान लिया जाएगा कि सेक्शन 96 के हिसाब हुआ है। समझ इस चीज को। अब सुनिएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या होता है अंडर सेक्शन 100। अब क्या होता है ना, बोर्ड ना क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को, ठीक है, अदर देन कंपनी होली ओन सब्सिडरी आउटसाइड इंडिया हेल्ड इन इंडिया। ऐसी कंपनी जो इंडिया में काम करेगी होली आउटसाइड इंडिया, उसमें यहाँ लागू नहीं होगा प्रोविजन। मतलब सर बोर्ड ना कॉल कर सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को, लेकिन सर आप तो वहां बताए थे कि शेयर होल्डर कॉल करेगा। सुनो भाई, सुनो इस चीज को, बोर्ड कॉल करेगा ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द, ठीक है, अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है, ठीक है, तो उस केस में एटलीस्ट 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, जिनको वोट देने का अधिकार है 1/10 लोग अगर बोल दिए कि हमको क्या करना है, ईजीएम लाना है, तो कर लो भाई, नहीं है तो 1/10 ऑफ द वोटिंग रेट, डन। बस उन्हीं लोग को एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाना पड़ता है भाई। अगर वो लोग रिक्वेस्ट कर दे तो बोर्ड कॉल करेगा। समझ गए इस चीज को। रूल फॉर द रिक्वेजिशन ऑफ द ईजीएम, ठीक है, एटलीस्ट क्लियर 21 डेज, 21 दिन पहले तुमको नोटिस देना पड़ेगा, प्लेस डेट और दिन डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है, बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, और रजिस्टर्ड ऑफिस में आपको नोटिस सेंड करना पड़ेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट देखिए पॉइंट्स को, जिस दिन से रिक्विजिशन गया है, मतलब ये मेंबर्स लोग दे दिए, 21 दिन पहले दे दिए, हम बता दिए कि हम रायपुर में मीटिंग करना चाहते हैं, हम स्पेशल बिजनेस करना चाहते हैं, और जिसको रजिस्टर्ड ऑफिस में बता दो। अब ना जिस दिन कंपनी को रिसीव हुआ 1/10 तक रिसीव हो गया, वो 45 दिन के अंदर, वैलिड रिक्विजिशन के 45 दिन के अंदर मीटिंग हेल्ड करेगा। अगर नहीं किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, तो रिक्विजिशन खुद ही 3 महीने के अंदर मीटिंग को होल्ड कर सकते हैं। मतलब तूने नहीं किया, हम कर लेंगे, ठीक है, और नोटिस जाएगा स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक में, और हमने खुद अगर किया मीटिंग ना, तो जो मीटिंग खर्चा हुआ है कंपनी हमको रिम्बर्स करेगा। गॉट माय पॉइंट? समझ गए इस चीज को। तो मोटा मोटी एजीएम और ईजीएम आपका कवर होता है। समझ गए इस चीज को, इतना आप रिवाइज करेंगे तो आपके लिए ना। ओके, गॉट माय पॉइंट। सो और कुछ डाउट आता है तो आप श्योरली कमेंट कर लीजिए, ठीक है, एक्सेल के नंबर में कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।